So this PBr322 have two sides, that is one is ampicillin resistance, second is tetracycline resistance, and ये दोनों साइट्स क्या कहलाती है? सेलेक्टेबल मार्कर्स। अब हम बात कर लेते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स हमने इसे क्यों कहा है। अब मान लीजिए एक डिज़ायरेबल डीएनए है, वह आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं इस टेट्रासाइक्लिन की जगह, तो आप यहाँ क्या करेंगे? इसको भी सेम एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, वेक्टर को भी सेम एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, तो इससे क्या होगा? दो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या इसमें भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, एंड दे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज दे बाइंड विथ ईच अदर। अब यहाँ पे आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया। अब हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वेदर इट्स इज ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड? ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है कि इसमें फॉरेन डीएनए है या नहीं है। तो हम इसको क्या करते थे, मैं पहले का बता रही हूँ कि इसे दो मीडियम में ग्रो करते थे। एक में आपके कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, दीज मार्कर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एक में आपके ना तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है ना टेट्रासाइक्लिन है, तो उसमें उस केस में उस वाटर में आपका जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाएगा। अब हम दूसरे में हम डालते हैं टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। अब इसमें जहाँ पे ये इंसर्ट हुआ है वो कॉलोनीज ग्रो नहीं हो पाएगी। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफॉर्म्ड होंगे वो ग्रो नहीं होंगे, और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड में क्योंकि जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इसलिए वो इजीली ग्रो कर पाएंगे। अब PBr322 इज फर्स्ट आर्टिफिशियली ड्राइव्ड वेक्टर। अब इसमें क्या हुआ था, बाद में मॉडिफिकेशन किए गए थे, लेटर ऑन ये आया था PUC 1819। PUC डिनोट्स, जैसे इसका नॉमेनक्लेचर है, ये डिनोट करता है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने इसे डेवलप किया था। ये प्लाज्मिड था जो 2700 बेस पेयर लॉन्ग था, और इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट था। उसके अलावा इसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये था हिंड सेकंड का। और इसके साथ साथ इसमें क्या मॉडिफिकेशन किए गए थे कि जो लैग जीन, आपने लैक ऑपरेरॉन पढ़ा होगा प्रीवियस 12th स्टैंडर्ड में, कि लैग जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे एक एक्सप्रेशन एंजाइम भी, उसके एक्सप्रेशन एंजाइम का जीन भी उसके साथ इंसर्ट कर दिया गया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको फर्स्ट तो एडवांटेज ये था कि आपको दो अलग अलग कॉलोनीज़ को, मतलब एंटीबायोटिक्स में, मतलब उसको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है आपका। जब अब हम इसमें देखते हैं, यदि हमने यहाँ पे हमारा डिज़ायरेबल जीन यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो इसमें ये जो सेल होगी ये क्या हो जाएगी? लैग जेड नेगेटिव। अब लैग जेड नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ पे ये एंजाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी ये एंजाइम एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी एक प्रोडक्ट को, सब्सट्रैक्ट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करेगा। अब ये जो लैग जेड था ये किसको मेटाबलाइज करते था? तो इसका जो सबस्ट्रेट है उसका नाम है आइसोप्रोपाइल थायोग्लाइकोसाइडेज, जो लैक्टोज की तरह बिहेव करता है, जिसको लैग जेड आपका कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज करता है? दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और इसका एक्सगाल इज सबस्ट्रेट, जिसके बारे अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यदि हमने
इस जगह जीन इंसर्ट किया है तो ये लैग जेड नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से एंजाइम की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है। अब जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड होगा वो तो क्या बनाएगा आपकी, उसमें यदि आप सबस्ट्रेट डालेंगे, एक्सगाल डालेंगे, तो वो ब्लू मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो क्या बनाएगा, वाइट कॉलोनी। और जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है यानी इंसर्शन नहीं हुआ है, वो एक्सगाल को मेटाबलाइज करके बनाएगा ब्लू कॉलोनी, लाइक दिस। अब यहाँ पे प्लाज्मिक वेक्टर को ये सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू हम देख पा रहे हैं। जैसे इसमें भी आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये रहा आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, दैन मल्टीपल लैक प्रोमोटर इसमें लगाया हुआ है, पीयूसी की बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे एक जीन इंसर्ट कर दिया है, इसके आगे आपका लैग जेड प्रेजेंट है, तो जीन इंसर्ट करने बाद में लैग की प्रॉपर्टी खत्म। अब जो ब्लू कॉलोनीज है, इसको हमने इस जो ये मीडियम है, ये पेट्री डिश आपको दिख रही है, इसमें हमने इसको सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवाया है एक्सगॉल। एक्सगॉल इज ए सबस्ट्रेट। अब इस एक्सगॉल को कौन डिग्रेड करेगा, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो बन रहा है लैग जेड से, लैग जेड जीन से। अब जहाँ पे इंसर्शन हो गया है वहाँ पे तो लैग जेड नॉन फंक्शनल होगा, और जहाँ नहीं है वहाँ फंक्शनल होगा। अब इसको इस पेट्री प्लेट से हम समझ सकते हैं जितनी भी ब्लू कॉलोनीज हैं वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब उसमें आपका डिज़ायरेबल जीन इंसर्ट नहीं हुआ, और जितनी भी वाइट कॉलोनीज है वो सारी आपको क्या इंडिकेट कर रही हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड, यानी इसमें आपका डिज़ायरेबल जीन इंसर्ट हो चुका है। अब इजीली आप इसमें से वाइट कॉलोनीज को सेपरेट करके या इसको लेके इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करके आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, या आप उस जीन्स को फर्दर एक्सप्रेशन के लिए भेज सकते हैं। सो वेक्टर हैव द फॉलोइंग साइट्स, दैट इज फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए जिसका प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड, उसके साथ कोई ना कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज नॉन एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, जिससे हम सेलेक्ट करते हैं। और उसके साथ हमने अब मॉडिफाइड करके उसमें क्या इंसर्ट कर दिया है, एक एंजाइम का जीन, दैट इज लैग जेड, जो हमारी स्क्रीनिंग को और इजी बना रहा है। देन इसके बाद में ये हो गई आपकी प्लाज्मिड की बात। अब हम बात कर लेते हैं लैम्डा फाज की। अब ये जो वेक्टर्स थे ये किस बेसिस पे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर को डिफ्रेंशिएट किया गया था। प्लाज्मिड्स होते हैं वो बहुत छोटे बेस पेयर, लाइक 25 kb, दैट इज 25 किलो बेस पेयर तक ही आपके इंसर्ट डीएनए को क्लोन कर सकते हैं। यदि आपका डिज़ायरेबल जीन बड़ा है, फॉर सपोज वो 45 kb का है, तो प्लाज्मिड तो उसको कर नहीं सकता क्लोन। अब उसके लिए जो हायर डिस्कवरी की गई थी, दैट इज लैम्डा फाज वेक्टर। आप लोगों ने बैक्टीरियोफाज पढ़ा होगा। So lambda phage is the DNA of bacteriophage.